हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हमने लास्ट वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने इसके लिए 2 पार्ट बनाए हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको वहां पर मिलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन कौन से वेस्ट होते हैं जो बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था, क्योंकि सबके पास तो हमारी तरह किडनी नहीं होती है। लाइक लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें अलग सिस्टम होगा, अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो भी हमने देख लिया है। फिर उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, यानी कि मेनली किडनी, उसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और किडनी के अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन के बारे में, जो कि है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। नेफ्रॉन में अलग अलग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रीनल कॉर्पिस्कल्स होते हैं, और इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही होगी। ये देखो किडनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये कहाँ हो रहा है, सी देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये पूरा इसको जूम करके आपको दिखाया हुआ है नेफ्रॉन। ठीक है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइल ट्यूब होती है जिसमें ब्लड आता है, फिर उसमें से वेस्ट फिल्टर हो जाता है और फिल्टर्ड ब्लड जो है वो वापस हमारी बॉडी में फ्लो होता है। तो ये सब कैसे होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं। द किडनी इज अ वाइटल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये हमको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट बन रहे हैं वो ब्लड में मिक्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स होते हैं। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी मिक्स हो जाते हैं, तो अब उसको फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में अगर अक्यूमुलेट होंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए उसको फिल्टर कौन करता है, किडनी। ठीक है, तो किडनी के अंदर ये फिल्टर हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के फॉर्म में हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब ये किडनी के अंदर इसको फिल्टर करता कौन है, तो किडनी के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होती है, वो उसको फिल्टर करने का काम करती है। एक किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन वो ट्यूब्यूल्स होती है, और उन ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। इनको आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, नेफ्रॉन्स भी बोल सकते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। मेनली हम जो वर्ड यूज करते हैं वो नेफ्रॉन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे एक ही नाम है। नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सब एक ही नाम है। तो एक किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और यही नेफ्रॉन जो है यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। मतलब किडनी का मेन काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन, तो इसीलिए इनको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। और स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। द मेमेलियन नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अराउंड इनकी लेंथ जो है वो 35 to 55 mm लॉन्ग होती है। ठीक है, तो इसमें ना लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से कर्व शेप्ड होता है, लेकिन बाकी आगे का जितना भी पार्ट है वो ऐसे कॉइल ट्यूब फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। मेनली इसके 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, रीनल कॉर्पिस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। ये 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हम आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रहा है ताकि आप समझ सके कि क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कर्व शेप इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो वो ये रहा। इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन स्पेस या बोमन कैप्सूल। और इसी के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज आती है, उन कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे आता है आपका रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, ये सब आता है। अब ये होता क्या है, ये मैं आपको और अच्छे से, जब ये स्ट्रक्चर और अच्छे से हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
सो आगे बढ़ते हैं। सी यहाँ पे किडनी शो हो रही है। अब किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है वो इसमें दिखाया हुआ है, और नेफ्रॉन को और अच्छे से जूम करके यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो अगर हम बात करें किडनी की, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किडनी के अंदर इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, राइट। इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन्हीं स्ट्रक्चर में इस तरीके से आपको लाइंस बनती हुई दिखी होगी, उसी में सी यहाँ पे भी दिख रही है, तो इसमें लाइंस बनती हुई दिखेगी। यही जो लाइंस उस पिक्चर में आप ड्रॉ करेंगे या फिर जो दिखती है आपको, यही होते हैं नेफ्रॉन। ये अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर, तो इन मेडुलरी पिरामिड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ पार्ट नेफ्रॉन का मेडुलरी पिरामिड में होगा, कुछ देखिए मैंने बाहर की तरफ बनाया है ना, कुछ यहाँ पे बाहर की तरफ बनाया है। और बाहर कौन सा पार्ट होता है किडनी का, किसी को याद है, बताया था मैंने, कॉर्टेक्स, ठीक है। कौन सा पार्ट होता है, कॉर्टेक्स। और ये मेडुलरी पिरामिड, तो कुछ पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो मेडुलरी पिरामिड में होता है, कुछ पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा कि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये रीनल पिरामिड है, तो कुछ पार्ट जो है रीनल पिरामिड में है, ये मेडुला वाले पार्ट में, कुछ पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो कॉर्टेक्स के अंदर है। और इसको और जूम करके देखें तो देखो यहाँ पे बोमन कैप्सूल बताया हुआ है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके पीछे का जितना भी पार्ट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। इसमें भी आपको इतना सिंपल दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये इतना ज्यादा कॉइलिंग होता है, इस तरीके से नहीं होता है। बट हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है, उसको देखना है, समझना है, तो इसलिए इस तरीके से शो किया हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रीनल कॉर्पस्कल्स या फिर मेलफिजियन ट्यूब्यूल की। तो अभी हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसमें रीनल वर्ड क्यों आ रहा है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किडनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीनल, राइट, ठीक है। जैसे हम हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, आपके लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रीनल, रीनल वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रीनल भी अगर नाम आएगा तो आपको डरना नहीं है, रीनल मतलब क्या, किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रीनल कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं आप, या फिर मेलफिजियन कैप्सूल भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली दो पार्ट होता है, एक तो ग्लोमेरुलस और एक बोमन कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर के ही बोला जाता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल या फिर रीनल कॉर्पस, ठीक है। मोस्टली आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा, मेलफिजियन कैप्सूल या मेलफिजियन ट्यूब्यूल होता क्या है, तो ये होता है ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, इन दोनों को साथ में मिलाकर के ही ये वर्ड दिया गया है। अब ये होते क्या है, ग्लोमेरुलस जो है वो आपका होता है जो आर्टरीज आ रही है, जो ब्लड लेकर के आ रही है, ताकि वो ब्लड उस किडनी में जाए और फिल्टर होकर के निकले, ठीक है। तो हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, तब हमने देखा था कि यहाँ पे ना रीनल वेन और रीनल आर्टरी और रीनल वेन इस तरीके से आ रही है, कौन से वाले पार्ट से, हाइलम वाले पार्ट से अंदर की तरफ आ रही है, राइट। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि एक ब्लड लेकर के आ रही है फिल्टर करने के लिए जिसमें वेस्ट है, और एक ब्लड लेकर के जा रही है जिसमें से वेस्ट निकल चुका है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के आ रही है, तो जो आर्टरी ब्लड लेकर के आ रही है, तो वो आर्टरी आगे जाकर के अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, जैसे ये आर्टरी आ रही है तो ये आगे जाकर के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और फिर वो आगे जाकर के आर्ट्रियोल बनाएगी, और छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एक टफ टॉप कैपिलरीज, एक गुच्छा बनाएगी कैपिलरीज का, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और जो बोमन कैप्सूल है वो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ठीक है। इसी के अंदर जो है आर्ट्रियोल आती है और इस तरीके से गुच्छा बनाती है यहाँ पे, और फिर वहां से वापस वेस्ट निकाल के बाहर की तरफ निकलती है। तो आपको यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। सी ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका बोमन कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बोमन कैप्सूल। और आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा होगा, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना ये दोनों, तो ये जो ब्लड लेकर के आ रही है, ठीक है, और ये ब्लड लेकर के अंदर की तरफ गई, और कैप्सूल के अंदर स्पेस होता है, तो उस स्पेस में जाएगी और वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे गुच्छा सा बनाएगी पूरा। सी ये जो है ना, ये टफ टॉप कैपिलरीज है, ठीक है। और यहाँ से जब ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट है वो फिल्टर होकर के जब इस कैप्सूल के अंदर चला जाएगा इसकी कैविटी में, तो उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्लड वापस बाहर की तरफ निकलेगा, तो वो निकलेगा इस वाले पार्ट से, ठीक है, इस पार्ट से बाहर निकलेगा। तो इनका अलग अलग नाम होता है, जो ब्लड लेकर के आ रहा है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट जो ब्लड लेकर के आ रहा है उसको बोलते हैं आफ्रेंट आर्टेरियोल, ठीक है, क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल। और जो ब्लड लेकर के जा रही है वापस वेस्ट निकलने के बाद, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। अब
यहाँ पे कंप्लीटली वेस्ट फिल्टर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार यहाँ पे आकर के फिल्टर हो गया, अब बस ब्लड जो है क्लीन हो गया है, वापस निकल जाएगा किडनी से बाहर, नहीं। आगे फिर वो रेनल ट्यूब्यूल में भी जाएगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो फिल्टर का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है यही से, बोमन कैप्सूल के अंदर। अच्छा, एक चीज आपको और दिख रही होगी कि ये जो आफरेंट आर्टेरियोल है जो आ रही है, ठीक है, ये आफरेंट आर्टेरियोल जो है, मैं क्लीन करके बता देती हूँ फिर से। हाँ, ये वाली एरो करके बता रही हूँ, ये जो आफरेंट आर्टेरियोल है, ये और ये, इसमें दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, इफरेंट में और आफरेंट में, ठीक है। ये आफरेंट है, एफरेंट, और ये ईफरेंट है। तो आफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इनका जो ल्यूमेन है, एक का नैरो है, ठीक है, एक का थोड़ा सा बड़ा है, वाइड है, राइट। तो ये देखो, इसका आफरेंट आर्टेरियोल का जो ल्यूमेन है, जो स्पेस है वो बड़ा है, और इसका थोड़ा सा छोटा है इफरेंट का। क्यों? अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही आगे से जब ब्लड आएगा आफरेंट आर्टेरियोल से, वो इस गुच्छे में, इस पूरे टफ्ट में जाएगा, और यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा, और इधर से ब्लड निकलेगा, तो इधर कम है, तो इसकी वजह से क्या है कि स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर लगेगा, इस वाले पार्ट में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस बन रहा है, इस पार्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, और उसी प्रेशर की वजह से ब्लड से वेस्ट जो है वो फिल्टर होकर के निकलेगा, ठीक है। इसीलिए अफरेंट आर्टेरियोल जो है उस वो थोड़ा सा वाइड होता है एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो में आपको दिख रहा होगा, सी ये देखो, ये पूरा जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका जो है बोमन कैप्सूल है, और इसके अंदर ये रेड कलर का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है पूरा टफ्ट, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे एरो से आपको दिख भी रहा होगा कि ब्लड लेकर के आ रहा है, कौन ब्लड लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्लोमेरुलस, इट इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, टफ्ट है ब्लड कैपिलरीज का। देन उसके बाद हम बात करते हैं formed by the fine branches of the afferent arteriole। तो ये कैसे बन रहा है कि पहले जो ब्लड लेकर के आ रहा है तो उसको afferent arteriole बनता है, और वो afferent arteriole आपकी जो है बोमन कैप्सूल के अंदर चली जाती है। ये देखो, ये कैप्सूल है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और जो आपकी afferent arteriole आ रही है वो इसके अंदर आएगी पूरा इस तरीके से, और यहाँ पे गुच्छा बनाएगी बहुत सारा, ताकि अच्छे से ब्लड फिल्टर हो जाए और इसके अंदर आ जाए, मतलब जो वेस्ट है ब्लड से निकल के इसके अंदर आ जाए कैप्सूल के अंदर। तो ये ब्रांचेस होती है कैपिलरीज की, या फिर आप टफ टॉप कैपिलरीज भी बोल सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। These capillaries of the glomerulus again unite to form the efferent arteriole. The afferent arteriole is wider than the efferent arteriole, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, है ना। The afferent arteriole brings blood into the glomerulus, क्योंकि ब्लड लेकर के आ रही है, while the efferent arteriole collects blood from the glomerulus, ठीक है, वो कलेक्ट करेगी ब्लड को, एंड देन उसके बाद आगे पीसीटी डीसीटी की तरफ लेकर के जाएगी, मतलब आगे के नेफ्रॉन के पार्ट तक लेकर जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। सी यहाँ पे और अच्छे से एक पिक्चर मैंने ऐड कर रखी है, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सिंपल डायग्राम है, ये आपका बोमन कैप्सूल है, आगे देखो ट्यूब्यूल आगे आएगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा आगे, ठीक है। तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, अभी हम ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल की बात कर रहे हैं। तो ये आपका बोमन कैप्सूल है, इसमें बीच में यहाँ पे स्पेस होता है, तो इसी में ये आपकी आफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, देखो ए फॉर आफरेंट, ए फॉर अराइवल, ऐसे याद रखना है, और ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, ठीक है। ये दोनों में से एक भी याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, कि क्योंकि एक ब्लड लेकर के आ रही है, और एक ब्लड वापस लेकर के जा रही है, और आगे की तरफ इधर लेकर के जाएगी, ठीक है, ट्यूब्यूल की तरफ लेकर के जाएगी। और इन्हीं इनमें जो एक वाइड होती है, जो अफरेंट आर्टेरियोल है उसका ल्यूमेन थोड़ा वाइड होता है, और इसका ल्यूमेन थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू अफरेंट। तो इसी की वजह से इनमें प्रेशर लगेगा इस गुच्छे पे, इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पे, उससे जो है फिल्टर निकल के बोमन कैप्सूल में चला जाएगा, ठीक है। अब बोमन कैप्सूल की बात करते हैं, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है आगे ही डायग्राम में, बट ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो बोमन कैप्सूल्स लाइज इन द कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या है, फिर से बता देती हूँ, किडनी, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से पिरामिड्स होते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से पिरामिड, तो इनको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, क्योंकि और इसको बोलते हैं मेडुलर रीजन भी बोल सकते हैं, मेडुला पार्ट है। और मेडुला के अलावा जितना भी ये पार्ट आपको दिख रहा है बाकी का, ठीक है, इनको इसको बोलते हैं, ये पूरा इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स।
ओके। तो जो बोमन कैप्सूल है वो आपका कॉर्टेक्स में रहता है, मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेडुलरी पिरामिड है आपके, और ये पिरामिड में नेफ्रॉन पूरे इसके अंदर नहीं होते, इस तरीके से नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन का कुछ पार्ट आपका कॉर्टेक्स में रहता है और कुछ पार्ट आपका मेडुला में रहता है। जो बोमन कैप्सूल वाला पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, वो आपका रहता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, मतलब किडनी के कॉर्टेक्स इस वाले पार्ट में रहता है, ठीक है। इट इज अ थीन डबल वॉल्ड कप लाइक डिप्रेशन। ओके, वो भी हमने देख लिया है, इस तरीके से कप जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। फिर से बता देती हूँ, इस तरीके से कप जैसा स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा इसका। थीन वॉल्ड होता है, वॉल थोड़ी थीन होती है इसकी, क्यों? अब एपिथेलियम सेल्स होगी इसमें। अगर किसी ने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो उसको पता होगा, एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि थीन वॉल्ड सेल्स होती है उसकी, ठीक है। सेल्स बहुत पतली पतली रहती है, तो इसमें भी ऐसे सेल्स बहुत पतली पतली रहेगी। क्यों थिन क्यों रहती है? ताकि, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर करना है, तो एपिथेलियल सेल्स बहुत अच्छी होती है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होगी, ताकि जो ब्लड, जो कैपिलरीज आ रही है उनसे ब्लड से वेस्ट फिल्टर होकर के जल्दी से निकल जाए इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। The glomerulus is located in the concave depression of the Bowman's capsule। तो जो आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है वो इस पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो हमने देख ही लिया है डायग्राम में, इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द बोमन्स कैप्सूल इज मेड ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। तो मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये एपिथेलियल सेल का बना हुआ रहता है। द इनर लेयर इज इन डबल वॉल्ड बोला है अभी हमने, तो ये आपका आउटर एपिथेलियल सेल्स है। फिर उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है, इनर लेयर, इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ग्लोमेरुलस, सॉरी दिस पार्ट, एंड बियर स्पेशल सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। अच्छा, अब ये पूरा जो है एपिथेलियल सेल्स का भी बना हुआ रहता है, साथ साथ में इसमें पोडोसाइट्स भी होते हैं। इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती है अलग अलग, ठीक है। इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। पोडोसाइट्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से पैर, फीट, फीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से पैर के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके की सेल्स भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। पोडोसाइट्स हैव मैनी फीट लाइक प्रोसेसेस। ये देखो इस तरीके से इनके फीट लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जिनको बोलते हैं पेडिसेल्स, एंड माइन्यूट स्लिट लाइक पोर्स कॉल्ड स्लिट पोर्स। तो देखो एक एक सेल के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस रहता है, ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, बट बहुत माइन्यूट सा स्पेस रहता है, उसको स्लिट पोर्स बोलते हैं। ताकि वहां से क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होकर के निकल सके, इसीलिए वहां पे स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। सी, यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग डायग्राम ऐड कर रखे हैं, तो आपको चारों जो है, चारों में समझ में आएगा। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा कि ये क्या है, बोमन कैप्सूल है। ओके, दिस वन इज बोमन कैप्सूल। अब इसके अंदर आपकी ये आफ्रेंट इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। ये इफरेंट है, ये आफ्रेंट है, लेकर के आ रही है, और ये पूरा आपका कैपिलरीज का टफ्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो पोडोसाइट्स शो हो रहा है। अब ये छोटे छोटे पैर लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये आपके छोटे छोटे इस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए दिख रहे होंगे, लाइंस दिख रही होगी, ठीक है। तो ये फूड प्रोसेस या पोडोसाइट्स है, पोडोसाइट सेल्स है। फिर इसके अंदर एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल्स भी बोल सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स बोल सकते हैं आप, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं जूम करके, तो ऐसा दिखेगा आपको, ये बोमन कैप्सूल है आपका, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, डबल वॉल्ड होता है ये आफ्रेंट आर्टेरियोल आ रही है आपके, इफ्रेंट है, ये बीच में कैपिलरी का टफ्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रेजेंट होती है आपकी, पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। और इसको जूम करके दिखे तो आपको इस वाले डायग्राम में दिखेगा, ये देखो पोडोसाइट्स फूड दिख रहे हैं, पोडोसाइट्स फूड प्रोसेसेस, ठीक है। और बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस है इनके, ठीक है। तो ये वोमन स्पेस बोल सकते हैं, या फिल्ट्रेशन स्लीट बोल सकते हैं, पोर बोल सकते हैं बेसिकली, जिससे क्या होगा कि फिल्टर होकर के ब्लड नीचे की, ब्लड से फिल्टर होकर के वेस्ट आपके बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है बीच में, और ये नीचे आपका एंडोथेलियम, ठीक है, मतलब एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे और अच्छे से देख लो इस डायग्राम में भी, ये देखो मैंने आपको बताया था ना इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये एपिथेलियल सेल्स है विद माइक्रोविलाई और पोडोसाइट्स प्रेजेंट है इनमें, और बीच बीच में यहाँ पे इनके स्पेस होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्लीट, फिल्ट्रेशन स्लीट। तो देखो यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ, फिल्टर होकर के क्या आ रहा है, ग्लूकोज आएगा, फिर उसके बाद वाटर फिल्टर होकर के आएगा, फिर उसके बाद आपके बाइकार्बोनेट्स आएंगे, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स, ये सब फिल्टर होकर के आएंगे,
क्रिएटिनिन, फिर आपने कुछ मेडिसिन ली होगी तो उसका वेस्ट जो है इसमें आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे वेस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि किस टाइप की सेल्स होती है। अब बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल की। तो हमने ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बारे में पढ़ लिया है, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो पूरा ये वाला पार्ट है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड, तो इसमें क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो इस पूरे पार्ट को, आगे वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट है आपका पीसीटी, मतलब जो बोमन कैप्सूल है आपका, ये बोमन कैप्सूल है, इसके पीछे वाला पार्ट जो है पूरा, ठीक है, इसके पीछे से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के पास है तो इसीलिए इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये वाला जो आपका पार्ट है इतना, ठीक है, दिस वन, इसी पार्ट को हम बोल रहे हैं पीसीटी। पीसीटी ऑल्सो लाइज इन द कॉर्टेक्स, ये भी आपके कॉर्टेक्स रीजन में होता है। तो देखो ये यहाँ पे लाइन बनी हुई है, लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आपको दिख रहा होगा इतना पार्ट कॉर्टेक्स है। मतलब ये अगर किडनी हम ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका किडनी है, तो ये आपका इसका मेड्यूला है। तो एक मेड्यूला की अगर हम बात करें तो चलो ये एक मेड्यूला है, ठीक है, सॉरी फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, सिर्फ मेड्यूला ड्रॉ करते हैं हम। तो ये आपका एक मेड्यूला है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा मेड्यूला है, ये एक दूसरा मेड्यूला है, और एक किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सी फॉर एन एग्जांपल, ये किडनी का हाफ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है मेड्यूलास। तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ पार्ट जो है वो तो मेडुलर रीजन में आ रहा है, इस वाले पार्ट में आ रहा है, और कुछ पार्ट जो है ये किडनी का ये वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स के अंदर है। ठीक है, तो पीसीटी भी आपका देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट आपका पीसीटी का है, तो ये पीसीटी पार्ट कहाँ आ रहा है, कॉर्टेक्स के अंदर आ रहा है। तो ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोमन कैप्सूल तो आपका कप जैसा है, ट्यूब जैसा नहीं है, और फिर उस कप के पीछे से जो ट्यूब निकल रही है तो फर्स्ट टाइम वो कॉन्वोलेटेड ट्यूब है, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड ट्यूब होती है। ठीक है, द बोमन्स कैप्सूल कंटिन्यूस इनटू द पीसीटी। बोमन कैप्सूल आगे जाकर के किससे जुड़ा हुआ है, पीसीटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो पीसीटी है उसके अंदर किस टाइप की सेल्स होती है, यानी कौन सा टिश्यू होता है, कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स, मतलब इस तरीके से कॉलम लाइक सेल्स होती है एपिथेलियल सेल्स ही है, क्योंकि फिल्टर करने में हमेशा एपिथेलियल सेल्स ज्यादा हेल्प करती है। बट एपिथेलियल सेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप होते हैं, कॉल्यूमनार, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस। तो ये आपको पढ़ना होगा, अगर जिसको नहीं पता है तो 9th क्लास में आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा टिश्यू चैप्टर में। तो कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, कॉलम लाइक सेल्स है, और इन सेल्स के ऊपर ना माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होती है, ऐसे इस टाइप के थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो द कॉल्यूमनार सेल्स आर द न्यूमरस माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर किसी ने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो उसको पता होगा कि इन माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन है बेसिकली आपके एब्जॉर्प्शन एरिया को जो है इंक्रीज करना, मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं तो अच्छे से वो फिल्टर होकर किसके अंदर आ जाए, या फिर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं फिल्टर होकर के, तो वो तो हमें चाहिए हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी में कम नहीं होने चाहिए। तो आपके पीसीटी से, यानी कि इन ट्यूब्यूल से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से, इसके अलावा आपके आगे डीसीटी भी आएगा, लूप ऑफ हेनले भी आएगा। मतलब अगर हम बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल से जो फिल्टर अंदर आया है, वो फिल्टर से जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स है वो वापस ब्लड में जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इफरेंट आर्टेरियल, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आफरेंट है वो तो ब्लड लेकर के आ रही है, और जो इफरेंट है वो ब्लड लेकर के जा रही है। तो लेकर के जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो किडनी से वापस बाहर निकल रही है, नहीं, वो आगे फिर इनके चारों तरफ घूमेगी, वो इनके चारों तरफ इस तरीके से कॉइलिंग होती है उसकी। ठीक है, उन कैपिलरीज की पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ वो घूमती है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल में आ गया बस वही है, नहीं, आगे वापस ब्लड जो है सर्कुलेट होगा, पीसीटी जो फिल्टर है वो सर्कुलेट होगा और पीसीटी में जाएगा। अब वहां पे पता चलेगा कि आपका कुछ चीजें जो है वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी आ गई है, तो वो वापस यहाँ से जो है उस ब्लड कैपिलरी जो उसके चारों तरफ घूम रही है उसके अंदर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है ताकि एब्जॉर्प्शन एरिया और अच्छे से हो सके। समझ में आया? जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले। अब ये क्या होता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड। आप इसको हेयर पिन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, हेयर पिन हमारी इसी तरीके की होती है, और यू शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो इट इज यू शेप्ड, और ये मेड्यूलर रीजन में होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सी देखो ये अगर
मेडुला रीजन हम बनाए तो ये आपका मेडुला है, ये मेडुला है और ये आपका कॉर्टेक्स वाला एरिया है। तो इतना पार्ट आपका कॉर्टेक्स में है और इतना पार्ट आपका मेडुला में है। तो ये जो पार्ट है ये यू शेप्ड आपको दिख रहा है, ये मेडुला रीजन में होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके, इट हैज अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड एन असेंडिंग लिम्ब। इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बोमन कैप्सूल बना देती हूँ, अब मैं पूरा अच्छे से नहीं बना रही हूँ। ये आपका पीसीटी हो गया। अब यहाँ से नीचे की तरफ ये येलो वाला पार्ट जो है ये आपका क्या आ रहा है, ये वाला, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। अब देखो ब्लड फिल्टर होगा और जो फिल्टर है वो इसके अंदर आएगा, अब उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे हम। जो फिल्ट्रेट है वो बोमन कैप्सूल में आया, बोमन कैप्सूल से पीसीटी में जाएगा और पीसीटी से होते हुए इधर आएगा नीचे की तरफ, कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में। तो ये नीचे की तरफ ब्लड जा रहा है, फिर यहाँ सॉरी फिल्ट्रेट जा रहा है, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए फिर ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट जाएगा। तो इसीलिए लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट है, एक तो एक टाइम पे वो फिल्टर नीचे की तरफ लेकर के आ रहा है, तो इसीलिए हम उसको बोल देंगे डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग तो पता होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और दूसरी बार फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, सो इट हैज टू पार्ट, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ओके, ईच लिम्ब हैज अ थिक रीजन towards the cortex and a thin region towards the medulla। अब इसका thick and thin पार्ट होता है, तो सी देखो ये वाला पार्ट है, डिसेंडिंग लिम्ब में थोड़ा कम थिक पार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट इसका थोड़ा सा थिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और दिस पार्ट जो है वो थोड़ा सा थीन है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से असेंडिंग लिम्ब की तरफ जा रहा है, तो असेंडिंग लिम्ब का थोड़ा सा पार्ट थीन है, और जिस तरह से वो कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा तो उसका पार्ट जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। ठीक है, ये थिक एंड थिन रीजन है। थिक रीजन आर लाइन विथ कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स। अब इसमें भी एपिथेलियल सेल्स ही होगी। ठीक है, मोस्टली आपको याद रखना है कि एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है नेफ्रॉन में। ठीक है, तो थिक रीजन में आपका कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स होगी और थिन रीजन में फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होगी, स्क्वेमस एपिथेलियल जो फ्लैट सेल्स होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट जो है टिश्यू का। तो आपको डायग्राम में दिख गया होगा लूप ऑफ हेनले कौन सा पार्ट है, ये यू शेप जो बन रहा है। जो यहाँ पे येलो कलर में स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो येलो वाला नेफ्रॉन है, और जो रेड कलर में दिख रहा है वो आपकी ब्लड कैपिलरीज है। जो ब्लड जो है पूरा, देखो मैंने आपको बोला था ना, जो ब्लड कैपिलरीज है वो भी कॉइल्ड होती है, पूरा नेफ्रॉन की चारों तरफ घूमती है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा रेड जो स्ट्रक्चर है पूरा नेफ्रॉन के चारों तरफ है। वो पीसीटी के पास भी है, वोमन कैप्सूल के पास में भी जा रहा है, वो लूप ऑफ हेनले के पास में भी जा रहा है, फिर वो दूसरे पार्ट जो है नेफ्रॉन का उसके में जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले आपको समझ में आ गया। अब इनका फंक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि नेफ्रॉन में होता क्या क्या है। तो अभी तक हमने बोमन कैप्सूल देख लिया है, अभी तक हमने सिर्फ नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, कैपिलरीज की नहीं। तो बोमन कैप्सूल पढ़ लिया है हमने नेफ्रॉन का। फिर नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट हमने पढ़ा है जो कि बोमन कैप्सूल से आगे अटैच्ड है, वो क्या है, पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर पीसीटी आगे जाकर के किस में अटैच्ड है, लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, एलओएच बोल लो या लूप ऑफ हेनले बोल सकते हैं। अब लूप ऑफ हेनले देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका असेंडिंग लिम्ब। अब आगे जाकर के और भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये थोड़ा सा बोमन कैप्सूल से दूर हो रहता है। तो ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्टल ट्यूब्यूल, तो ये वाला जो पार्ट है ये डीसीटी है, ये पूरा नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इट लाइज इन कॉर्टेक्स। अब ये भी कॉर्टेक्स में ही है, समझ में आ गया, ये मेड्यूला बना दिया हमने। तो इतना पार्ट आपका मेड्यूला में है, तो लूप ऑफ हेनले आपका मेड्यूला में आ रहा है, बाकी भी आपका बोमन कैप्सूल, आपका पीसीटी, आपका डीसीटी है, किस में आ रहा है, कॉर्टेक्स में आ रहा है। ठीक है, डीसीटी इन लाइन विथ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, मतलब कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल्स पे, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अभी तक देखो एपिथेलियल सेल्स ही आ रही है, तो याद रखना कि नेफ्रॉन में एपिथेलियल सेल्स ही मोस्टली प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि किडनी को क्या, नेफ्रॉन को क्या करना है, ब्लड से वेस्ट फिल्टर करके निकालना है। तो फिल्ट्रेशन के लिए हमेशा एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इनकी सेल्स बहुत ज्यादा पतली होती है, थीन होती है। ठीक है, ताकि अच्छे से फिल्टर हो जाए। अगर बहुत मोटी होती सेल्स तो फिल्टर होने में टाइम लगता है और अच्छे से हो भी नहीं पाता। ठीक है, तो एक तरीके से समझो सीव होती है ना, सीव हम पतली सी छन्नी यूज करते हैं चाय को छानना है अगर, तो वैसे इनकी थीन सेल्स होती है। इट्स शॉर्ट टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये जो आपका डीसीटी है ना, मैं आपको इमेज करके दिखाती हूँ, वेट। ओके, ये जो आपका डीसीटी पार्ट है, ठीक है, ये डीसीटी पार्ट जो आगे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको कलेक्टिंग क्यों बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा है, इसको कलेक्टिंग बोलते हैं, नॉट कनेक्टिंग, इट्स कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट।
ठीक है। कलेक्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब आपका ब्लड यहाँ तक मतलब पूरा आकर के उससे सारा जितना भी फिल्टर होना था हो चुका है और डिस्टल ट्यूब्यूल में आ गया। अब डिस्टल ट्यूब्यूल से जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में वो फिल्ट्रेट आएगा उसको हम यूरिन बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये कलेक्ट कर रही है उस यूरिन को जो आपका फिल्टर होकर के निकल गया है ब्लड से, यहाँ तक हम उसको यूरिन नहीं बोलेंगे, डीसीटी तक हम उसको यूरिन नहीं बोलते हैं, हम उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, वो ब्लड से फिल्टर होकर के आया है तो इसलिए उसको फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। फिर वो फिल्ट्रेट जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में आएगा नीचे की तरफ जाएगा, हम उसको यूरिन बोलना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। थोड़ा बहुत कलेक्टिंग डक्ट में जो है जो आपके आयंस है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब तो बाइकार्बोनेट्स वगैरह या फिर वाटर, अगर उसका कंसंट्रेशन आपके ब्लड में ऊपर नीचे होता है, मतलब ब्लड में अगर पानी बहुत ज्यादा है तो वो पानी जो है निकल के वापस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। अगर ब्लड में पानी कम हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, ब्लड गाढ़ा हो गया और पानी चाहिए, अगर पानी बहुत ज्यादा आ गया, यूरिन में ज्यादा पानी न निकल जाए तो वो पानी वापस आपका जो है ब्लड में चला जाता है। तो थोड़ा बहुत ये काम कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, बट मेनली यूरिन का फॉर्मेशन डीसीटी तक हो जाता है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की, तो वो मैंने आपको समझा ही दिया है। कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल open into the collecting duct. The collecting duct receive the connect contents of many renal tubules. अच्छा, अब मैंने बताया था कि आपको कि अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, तो हर नेफ्रॉन के पास अपनी अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती है। ठीक है, अब एक मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन है। अभी यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक ड्रॉ करके बता रही थी कि मेडुलर रीजन में ये नेफ्रॉन है, बट एक मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर अराउंड 9 to 10 मेडुला होते हैं, 9 to 10 इस तरीके के पिरामिड होते हैं अप्रोक्स, और उन पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मेडुला के पास एक नेफ्रॉन होगा, नहीं, उसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन है। तो एक मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन हो गए, तो हर नेफ्रॉन की अपनी पर्सनल कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती है। किसी एक नेफ्रॉन के पास जैसे कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इस वाले नेफ्रॉन के पास कलेक्टिंग डक्ट है, तो बाकी के जो नेफ्रॉन है इसके आसपास जो नेफ्रॉन होंगे, अराउंड 4-5 नेफ्रॉन की जो डीसीटी वाला पार्ट है वो आकर के इससे अटैच्ड होगा। ठीक है, वो इससे अटैच्ड होगा। इधर देखो, ये इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये इससे अटैच्ड हो गए ताकि वो अलग अलग नेफ्रॉन से कलेक्ट करेगी यूरिन को, है ना। तो इसलिए द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द कंटेंट्स ऑफ मेनी रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब अलग अलग टाइप के नेफ्रॉन से उनका कंटेंट्स यानी कि जो यूरिन है वो रिसीव करती है। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे एरो भी दिख रहा होगा कि यूरिन किस जो फिल्ट्रेट है वो किस तरीके से जा रहा है। तो सबसे पहले वोमन कैप्सूल में आएगा, फिर पीसीटी में जाएगा, फिर लूप ऑफ हेनले से होते हुए डीसीटी में जाएगा यहाँ पे, फिर डीसीटी से निकल के कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट से निकल के किडनी का जो अलग पार्ट है रीनल पेपिला, फिर उसके बाद हमने वहां पे पढ़ा था जो हाइलम रीजन है, फिर वहां से यूरिटर निकलेगा, तो ये यूरिटर में जाकर के फिर पूरा यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, collecting ducts pass into the renal medulla and join with each other to form the ducts of Bellini. The ducts of Bellini run through the renal pyramids and open the into calyx. तो अभी आपको देखो ये क्या है, हमारे पिरामिड्स है, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स। तो यहाँ पे नेफ्रॉन इस तरीके से, अब नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट से जब ब्लड फिल्टर होगा तो वो यूरिन का जब फॉर्मेशन होगा तो ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा यूरिन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा यूरिन। तो ये जो पार्ट है मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स आपको दिख रहे होंगे, ये स्पेस होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग मेडुलरी पिरामिड से जुड़े हुए रहते हैं और उनसे अलग अलग नेफ्रॉन से जो यूरिन आ रहा है सब इनमें कलेक्ट होता है। ठीक है, एक एक कैलिक्स में कलेक्ट होगा और कलेक्ट होकर के फिर नीचे की तरफ जाएगा रीनल पेल्विस में, फिर रीनल पेल्विस से हाइलम की तरफ और फिर सीधा आपका यूरिटर में वो जो आपका यूरिन है वो डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऑल कैलिक्स ओपन इनटू द पेल्विस, ये देखो पेल्विस में ओपन हो रहा है, ये पूरा बड़ा पार्ट है, इसको पेल्विस बोलते हैं। फ्रॉम द पेल्विस यूरिन इज कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर्स। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो इस वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आएगा कि देखो किडनी के अंदर पूरा जूम करके दिखा रहे, इस टाइप के देखो कितने सारे नेफ्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, है ना। इस तरीके से पूरी बहुत सारी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। अब ऐसा स्ट्रक्चर तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए अच्छे से वहां पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पे देखो कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी सब समझ में आ रहा होगा, पीसीटी कौन सा है। ठीक है, ये देखो ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले यहाँ पे इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है। फिर ये जो पार्ट है ये आपका डीसीटी है, पीसीटी है यहाँ पे। और ये देखो ये थोड़ा सा से कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बॉमन कैप्सूल है। फिर ये येलो वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है।
समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सी ये किडनी है, ये मेडुलर रीजन है, इसको जूम किया और इसके अंदर देखो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है बहुत सारे। अब एक एक वो ड्रॉ एक एक बताएंगे वापस आपको। ये बोमन कैप्सूल येलो कलर में, फिर ये पीसीटी, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद डीसीटी, एंड दिस वन इज कलेक्टिंग डक्ट। ओके, देखो कितने सारे नेफ्रॉन्स दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, कितनी सारी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आया? अब बात करते हैं फंक्शन की कि नेफ्रॉन एक्चुअली फंक्शन करता कैसे। अब हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया नेफ्रॉन का, अब वो जो पार्ट इतने अलग अलग देखे हैं हमने, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, तो अब ये करते कैसे है काम, ये हम पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये 3 तरीके से फंक्शन करता है। फर्स्ट ये करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब इसमें अल्ट्रा छोड़ दो वर्ड आप, फिल्ट्रेशन वर्ड से समझो। फिल्ट्रेशन मतलब क्या, फिल्टर कर रहा है। तो फर्स्ट उसका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद सेकेंड इसका काम होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि रीअब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ये 3 मेन काम होते हैं। तो अब ये कैसे फंक्शन करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अब फिर से यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोमन कैप्सूल है ना, उसकी सेल्स यहाँ पे दिखाई हुई है। और ये आपको रेड कलर में यहाँ पे दिख रहा है आफ्रेंट आर्टेरियोल, एंड ये है इफ्रेंट आर्टेरियोल, और बीच में आपका इसका टफ टॉप कैपिलरीज बना हुआ है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है बोमन कैप्सूल से, ठीक है, वो बोमन कैप्सूल के अंदर ही होता है। मतलब सबसे पहले फिल्ट्रेट कहाँ आएगा, बोमन कैप्सूल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज वहीं से आ रही है। ओके, so a big tube coming in and a little blood tube going out creates pressure that pushes fluid out of the ग्लोमेरुलस। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनका ल्यूमेन जो एक का वाइड होता है, एक का थोड़ा सा नैरो होता है। इसी की वजह से जो ब्लड पे ना प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर की वजह से ही ये देखो एरो बने हुए नीचे की तरफ, उस प्रेशर की वजह से ही ब्लड से वेस्ट फिल्टर होकर के इस बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है, उसकी कैविटी के अंदर आ जाता है। ये पूरी इसकी कैविटी है, ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर आकर आ जाता है। तो अब इसमें कंप्लीट ब्लड मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब फिल्टर नहीं होता है। लार्ज प्रोटीन्स जो है, जो क्लोटिंग करते हैं, वो सब फिल्टर होकर के नहीं आते हैं। ओनली आपके वेस्ट और कुछ न्यूट्रिएंट्स फिल्टर होकर के आएंगे, कुछ स्मॉल प्रोटीन्स आ जाएंगे, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, ग्लूकोज आ जाता है, फिर उसके अलावा क्रिएटिनिन या फिर अपने कुछ मेडिसिन लिए वो आ जाएगी। फिर उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जैसे आपका यूरिया बन रहा है तो यूरिया उसके अंदर आ जाएगा, आपके बाइकार्बोनेट्स आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब आयंस आ जाते हैं। तो ये सब फिल्टर होकर के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके अच्छे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, तो ये तो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ में आ ही रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा ये कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या, कि यहाँ पे उस प्रेशर की वजह से फिल्टर हो रहा है ब्लड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। The glomerulus helps in ultrafiltration of blood. As the afferent arteriole is wider than the efferent arteriole, a huge amount of pressure is created when blood flows through the glomerulus. This causes the liquid part of blood along with dissolved solids such as water, glucose, amino acids, urea, uric acid, creatinine, and other small molecules filter out of the glomerulus and enter into the Bowman capsule. ठीक है, the corpuscles and larger proteins remain in the glomerular capillaries and leave through the efferent arteriole। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपके ब्लड कॉर्पस्कल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और लार्ज जितने भी प्रोटीन्स है, जो क्लोटिंग प्रोटीन है, ये सब आपके ब्लड के अंदर ही रहते हैं और efferent arteriole के साथ वापस उसी के अंदर से निकल जाते हैं। This process of filtering out the blood and soluble parts of the blood under huge pressure is known as ultrafiltration। तो यहाँ प्रेशर की वजह से फिल्टर हो रहा है, इसीलिए इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। The fluid that enters the Bowman's capsule is known as glomerular filtrate। या तो आप उसको फिल्ट्रेट बोलो या फिर ग्लोमेरुलस से ही फिल्टर होकर के आ रहा है, तो इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको ब्लड नहीं बोलेंगे हम, और यूरिन भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफी फिल्टर और होना है, तो इसीलिए इसको यूरिन भी नहीं बोल सकते, तो इसीलिए हम इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। और ब्लड भी नहीं बोल सकते क्योंकि ब्लड के कॉर्पिस्कल्स ब्लड सेल्स वगैरह नहीं आ रही है, तो ये ब्लड जैसा भी नहीं है, ठीक है। सी यहाँ पे आपको वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है, अलग अलग वीडियोस हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट हम ये फर्स्ट देखते हैं, वेट, दिस वन। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका बोमन कैप्सूल है, ठीक है,
ये बोमन कैप्सूल है और यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या आ रही है यहाँ पे, आफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, सॉरी, इस इधर से दिखाया, ये आफरेंट आर्टेरियोल ये लेकर के आ रहा है, देखो ये देखो एरो की तरफ दिख रहा हो, ये लेकर के आ रहा है और यहाँ पे पूरा टफ टफ कैपिलरीज बन रहा है और इससे फिल्टर देखो ये देखो बाहर निकल रहा है, ये सब बाहर निकल के आ रहा है ना फिल्ट्रेट, ठीक है, बोमन कैप्सूल के अंदर। तो ये और ये इफ्रेंट आर्टेरियोल वापस लेकर के जा रही है, ठीक है, ये लेकर के आ रही है। अब इस वाले में भी देख लेते हैं, सी देखो इसमें और जूम करके दिखाया कि कहाँ से निकल रहा है, तो ये देखो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है और इस सेल के बीच में यहाँ पे स्पेस है, उस स्पेस से देखो बाहर निकल रहे हैं, ये देखो आयंस निकल रहे हैं, लेकिन आपकी रेड ब्लड सेल्स देखो नहीं निकल रही, रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर ही है, उस कैपिलरी के अंदर ही है अभी भी, तो ये नहीं निकल रही। समझ में आया? अब इस वीडियो में भी देख लेते हैं, इस वाले में सी देखो, ये देखो फिल्टर हो गया, ठीक है, ये देखो एरो से दिखेगा आपको, ये अफरंट आर्टेरियोल है, ये फिल्टर हो गया, ग्लोमेरुलस दिखा रहा है, फिर ये इफरंट आर्टेरियोल है, ठीक है, तो इतना ही आपको दिखा कि देखो फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल के अंदर आ गया है, एंड देन उसके बाद आपका जो है आगे वो पीसीटी में जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे जूम करके क्या देख रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, समझ में आ गया। अब सेकेंड जो उसका फंक्शन है वो हम पढ़ लेते हैं, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वर्ड से समझो आप, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि मैंने आपको बोला था कि जब बोमन कैप्सूल है उसके अंदर आपके वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ आपके यूजफुल प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है बॉडी के लिए, तो वो तो वापस जाने चाहिए, तो इसीलिए वो ब्लड के अंदर वापस जा रहा है, तो मतलब उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा है, सिंपली एब्जॉर्ब ही तो बोल सकते थे ना, रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं, री मतलब क्या होगा कि वापस से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पहली बार कहाँ हुआ था, सोच के बताओ, पहली बार एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पहली बार एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपने वहां पे पढ़ा होगा कि जब हमारा जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो भी हमने फूड कंज्यूम किया है तो उसमें माइक्रो सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हम खाते हैं, राइट। फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली तो ब्लड में मिक्स हो नहीं सकते हैं, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट का बनेगा ग्लूकोज, तभी वो ब्लड में जाएगा, राइट, ब्लड में मिक्स होगा। प्रोटीन का बनेगा अमीनो एसिड, तभी वो ब्लड में मिक्स होगा, ठीक है। फैट का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनेगा, तभी वो ब्लड में मिक्स होगा। तो इसीलिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम जो है तोड़ देते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो जब डाइजेशन होगा तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर क्या होता है, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होती है। तो जो आपका न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्ट हो गए हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बना है, जो आपका प्रोटीन का अमीनो एसिड बना है, वो सब अब कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, मतलब कि ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का वहां हो जाता है, तो इसीलिए आपकी बॉडी में जब दोबारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ में आया। अब सेलेक्टिव वर्ड क्यों बोल रहे हैं, अब एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है, मतलब अलग अलग नाम क्यों दिया है, सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हर चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यहाँ पे हर चीज नहीं एब्जॉर्ब होगी, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं एब्जॉर्ब होगी, या सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं रीएब्जॉर्ब होंगे, ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, मतलब सेलेक्ट करेगा कि ब्लड के अंदर किस चीज की कमी है अभी, उसके अकॉर्डिंग रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसमें होता क्या है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जो बाइकार्बोनेट से हमारे ब्लड में जरूरी है ताकि हमारा बीपी लो, बीपी हाई वगैरह नहीं हो जाए, तो उसके लिए साथ में पानी भी होना जरूरी है, तो ये सब रीएब्सॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि वो फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में चले जाते हैं। इसीलिए बताया था आपको कि इफरेंट आर्टेरियल सीधी यहाँ से बाहर नहीं निकलती है, ये यहाँ पे इस तरीके से कॉइल इसके चारों तरफ घूमती है, ताकि अगर कुछ वापस से एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब करना है तो यहाँ से इजीली रीएब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, इस तरीके से वापस ब्लड के अंदर चला जाएगा जो भी चीजें चाहिए वापस ब्लड को, ठीक है। प्राइमरी इन द पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, तो जो आपका रीअब्सॉर्प्शन है ना मेनली आपका पीसीटी में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है, थोड़ा बहुत डीसीटी में भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीटी रीअब्सॉर्प्शन का काम करे, नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका ग्लोमेरुलस में ही होगा, लेकिन जो आपका रीअब्सॉर्प्शन का काम है, बाकी के जितने भी फंक्शन है वो तीनों ट्यूब्यूल मिल के करती है। तो रीअब्सॉर्प्शन का जो काम है वो आपका पीसीटी, मेनली पीसीटी में होता है, सबसे पहले पीसीटी में स्टार्ट होता है। पीसीटी में क्या होगा कि आपका सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज
ग्लूकोज तो 100% वापस ब्लड में चला जाएगा। जितना ग्लूकोज आपका फिल्ट्रेट में आ गया था ब्लड से फिल्टर होकर के, 100% ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड वापस पूरा का पूरा ब्लड में चला जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो वो वापस ब्लड में चला जाएगा। ओके, तो वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो पीसीटी में भी यहाँ पे हो रहा है। फिर उसके अलावा फिर भी अगर कुछ रह जाता है उस फिल्ट्रेट में, तो वो फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, सी यहाँ पे आपको एरो में दिख रहा होगा, ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वो लूप ऑफ हेनले के पास जाएगा, तो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, इन दोनों में ही फिर से कुछ ना कुछ अगर रह गया है तो वापस रीअब्सॉर्ब होगा। मोस्टली यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में जो है आपका वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर यहाँ से बाहर निकल के ब्लड में चला जाता है। और जो आपका ये असेंडिंग लिम्ब है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, मतलब वाटर यहाँ से नहीं जा सकता है, बट आपके आयंस जो है, बाइकार्बोनेट जो है वो यहाँ से निकल सकते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम निकल सकता है। तो ये सोडियम क्लोराइड वगैरह ये जो है अगर ब्लड में कम है तो ये यहाँ से निकल के ब्लड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, मतलब ब्लड के अंदर फिल्ट्रेट से चीजें वापस जा रही है, तो उसी को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अगर थोड़ा बहुत और भी कुछ बचा है फिल्ट्रेट में रह गया है तो फिर वो डीसीटी से हो जाता है, बट बहुत कम होता है वहां पे। तो मेनली पीसीटी और लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, अब रीअब्सॉर्ब क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकते हैं, आपके ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकता है ये। अब याद रखना है आपको कि ये दोनों 100% है। अगर इसका नहीं पूछे तो ग्लूकोज का तो पूछते ही है कि 100% रीअब्सॉर्प्शन किसका होता है, तो ग्लूकोज ऑप्शन तो फिक्स है। ठीक है, तो आपको रीअब्सॉर्प्शन समझ में आया। आपको देखो यहाँ पे वीडियो में भी दिख रहा होगा, सी ये देखो रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर के जो पार्ट है ये इसेंशियल है हमारे लिए, ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट समझ लो इनको। और ये ब्लड कैपिलरीज में वापस आ रहे हैं। सी देखो रेड वाला सोडियम है, ठीक है, येलो वाला आपका अमीनो एसिड था, एंड जो आपका ग्रीन वाला है वो ग्लूकोज है। तो ये वापस देखो निकल के वापस कहाँ आ रहे हैं, आपकी कैपिलरीज में आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया रीअब्सॉर्प्शन। आगे बढ़ते हैं। सी तो आपको यहाँ पे और अच्छे से दिख रहा होगा, देखो ये वोमन कैप्सूल है, फिर ये आपका यहाँ पे पीसीटी है, फिर ये लूप ऑफ हेनले है, और ये डीसीटी है, एंड ये कलेक्टिंग डक्ट है। और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा आपका क्या है, जो कैपिलरीज है, जो इफरेंट आर्टेरियोल है, वो पूरा इसके चारों तरफ कॉइलिंग होती है उसकी, ताकि कुछ रीअब्जॉर्प्शन या फिर कुछ और सिक्रेट करना है तो वो सब यहाँ पे फिर से हो सकता है। मतलब जो आपका कंप्लीट अगर हम बोले फिल्ट्रेशन, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी यूजफुल प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे फिर से जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, और थोड़ा बहुत डीसीटी में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ भी ब्लड में अगर कुछ भी डेफिशिएंसी है किसी भी चीज की, जो ज्यादा आ गया है फिल्ट्रेट के अंदर, तो वो वापस चला जाता है। और अगर ब्लड के अंदर अभी भी कुछ बचा है तो वापस आ जाता है, तो वो बाद में होगा। अभी हम सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है कि आपका ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा बहुत विटामिन आपका यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मिनरल्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उसके साथ आपके सॉल्ट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन इनका हो जाता है। थोड़ा बहुत और अगर कुछ बचा है तो जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, तो लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपका क्या है, डिसेंडिंग है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये असेंडिंग है। ठीक है, समझ में आया। ये आपका क्या है, वेट, ये आपका क्या है, डिसेंडिंग, और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब वाटर के लिए परमिएबल है ये, यहाँ से सॉल्ट्स नहीं निकल सकते बाहर, बट वाटर निकल सकता है। तो ये वाटर के लिए परमिएबल है। ठीक है, वाटर इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब ड्यू टू ऑस्मोसिस, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका असेंडिंग, ये परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए, यानी कि सोडियम क्लोराइड ये सब। तो सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से सॉल्ट्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे साइड में आपकी ये जो रेड ब्लड कैपिलरीज है इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जब वाटर बाहर निकलेगा तो ब्लड में अगर वाटर कम है तो यहाँ से वापस ब्लड के अंदर चला जाएगा वाटर निकल के। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, सी देखो द रिमेनिंग फ्लूइड इन द कलेक्टिंग डक्ट विल फ्रॉम यूरिन फॉर्म यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया, तो ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे।
अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, ठीक है। फिर ये फिल्ट्रेट और असेंडिंग लिम्ब से होते हुए आगे की तरफ जाएगा डीसीटी में। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये सब तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रीअब्सॉर्ब हो चुके होते हैं आपके पीसीटी वाले पार्ट से। अब थोड़े बहुत सॉल्ट्स बचे होते हैं, तो अगर उनका रीअब्सॉर्प्शन होना है तो यहाँ पे भी सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा। सेलेक्टिव मीन्स डिपेंड करेगा कि ब्लड के अंदर आपके सॉल्ट्स वगैरह ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तब तो वापस आ जाएंगे फिल्ट्रेट में, अगर कम है अभी तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी वजह से जो सॉल्ट्स है आपके वापस किस में चले जाएंगे, आपके ब्लड के अंदर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा। अब है थर्ड जो फंक्शन है, उसका लास्ट फंक्शन है ये ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो फर्स्ट क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन हुआ, अब हो रहा है सिक्रेशन। अब मतलब रीअब्सॉर्प्शन के बाद में भी अगर अभी भी ब्लड के अंदर कुछ चीजें बची है तो वो फिल्टर होते टाइम वापस से आ सकता है फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा है तो वो वापस आ सकता है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि उन ट्यूब्स के अंदर ही हो रहा है। तो विद इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मेनी organism, this is important for both waste removal and acid base balance। तो ये वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करता है और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ताकि ब्लड के अंदर एसिड बेस की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस स्टेप इज यूजुअली यूज्ड टू रिमूव ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स और अदर नेचुरल कंपाउंड्स इन एक्सेसिव अमाउंट्स सच एज पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड यूरिया, ठीक है। तो ये मेनली पोटेशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, यूरिया इन सबको रिमूव करने में हेल्प करता है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, देख लो तीनों फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये आपका पीसीटी में मेनली होता है, थोड़ा बहुत लूप ऑफ हैंडले में होता है। सी देखो वाटर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आपके सोडियम पोटेशियम निकलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है मेनली डीसीटी में होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है, लूप ऑफ हैंडले का इतना कोई फंक्शन नहीं है, बट ट्यूबुलर सिक्रेशन मेनली आपका डीसीटी में होगा, और थोड़ा बहुत कलेक्टिंग डक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर होकर के आ गया, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, तब तक पता चला कि आपने इतना पानी पिया नहीं है और आपकी बॉडी में उतना पानी है नहीं, और ब्लड में उतना वाटर है नहीं, तो अगर वाटर फिर भी चाहिए तो वापस से रीअब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अच्छे से रहना चाहिए ताकि आपको बीपी लो या हाई वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब यहीं पे होता है, क्योंकि अगर ज्यादा आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, आयंस ज्यादा हो गए तो उसकी वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है। बहुत कम हो गए तो आपका बीपी लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारा, इसीलिए इतने सारे फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शंस जो है नेफ्रॉन परफॉर्म करता है, ताकि आपका एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहे आपकी बॉडी के अंदर, वाटर की प्रॉब्लम ना हो आपकी बॉडी में, ठीक है। जो भी आयंस है, जो भी आपके यूजफुल प्रोडक्ट्स है, वो भी आपके ब्लड के अंदर प्रॉपरली रहे, ताकि आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए इतना सारा प्रोसेस होता है, ऐसा ही नहीं कि एक ही बार में खत्म हो जाता है फिल्टर्ड होकर के, नहीं, ठीक है। अब हमने फंक्शन पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं कि यूरिन को रिमूव कैसे करेंगे। अब यूरिन तो बन गया है, यूरिन आपका कलेक्टिंग डक्ट में भी आ गया, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद आपका ऑलमोस्ट यूरिटर तक पहुंच गया, और यूरिटर से जाकर के वो यूरिनरी ब्लेडर में भी चला गया है। तो यूरिनरी ब्लेडर से वहां पे स्टोर हो जाता है, ये इस तरीके का ब्लेडर होता है, ठीक है। ये नीचे यूरिथ्रा है, और इस तरीके का ब्लेडर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। उसमें आपका पूरा यूरिन यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो अब ये इससे यूरिथ्रा से होते हुए जब ये बाहर निकलेगा तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर, मतलब रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन को आप अपने यूरिनरी ब्लेडर से रिमूव कर रहे हो, एक्सक्रीट कर रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन। The neural mechanism that causes it is called micturition reflex, मतलब कि आपकी इसमें नर्व्स हेल्प करती है, आपके माइंड से सिग्नल जाता है, आपकी नर्व से सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, देन उसके बाद आप यूरिन को रिमूव करोगे। तो यूरिन फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, ऐसा नहीं कि बनता रहेगा यूरिन और हर मिनट आप यूरिन एक्सक्रीट करोगे, नहीं, है ना। 1 आवर 2 आवर के बाद हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, तो उसी के वो कैसे होता है, क्योंकि वो जा जाकर के नेफ्रॉन से निकल निकल के पूरा यूरिन आपका स्टोर होता रहता है, और जब ब्लेडर हाफ से ज्यादा फिल्ड हो जाता है तब जाकर के आपको सिग्नल आता है और आप यूरिन को पास करते हैं। तो the urine formed in nephron is stored in urinary bladder till a voluntary signal is given by central nervous system. This initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter, causing the release of urine. तो होगा क्या, ठीक है, मैं आपको पे बता देती हूँ।
आपको बस थोड़ा सा समझना है इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्लेडर है और यहाँ पे यूरिथ्रा है। अब यहाँ पे ये जो ब्लेडर है, ठीक है, ऑब्वियसली सेल्स और टिश्यूज से ही बने हुए होते हैं हमारे ऑर्गन्स। तो यहाँ पे सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट है आपके, ठीक है, या तो सेल्स बोल लो या टिश्यू बोल लो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्मूथ मसल्स होती है हमारी, ठीक है। कौन सा टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू, तो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। और स्मूथ मसल्स में से नर्व्स भी अटैच्ड हो जाती है, ठीक है। हमारे हर ऑर्गन के साथ नर्व्स अटैच्ड होती है ताकि उसको सिग्नल कब देना है, कब वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, वो सब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको फंक्शन भेजता रहता है। तो वॉलंटरी सिग्नल आएंगे जैसे ही वो फिल्ड होगा आपका ब्लेडर, ठीक है, जैसे ही फिल्ड होगा अच्छे से, तो आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा और वहां से वापस सिग्नल आएगा कि अभी आपको क्या करना है, आपका ब्लेडर फिल होने वाला है पूरा, तो अब आपको जो है यूरिन को पास आउट करना पड़ेगा, उतना ज्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो मसल्स होती है यहाँ पे, उन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है। जैसे ये जो देखो ये नर्व्स आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रही है, तो जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी यूरिनरी ब्लेडर आपका कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा। मतलब इस तरीके से, इतना बड़ा है तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन आप समझते हो, जैसे कि बैलून में आपने पानी फिल कर दिया और बैलून को आप दबा रहे हो, तो दबाओगे तो क्या होगा, बैलून का जो नीचे वाला पार्ट है वहां से पानी निकलने की कोशिश होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो अब कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यूरिन डायरेक्टली पास नहीं होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना ब्लेडर फिल हो जाता है फिर भी हम थोड़ी देर कंट्रोल कर लेते हैं। तो कैसे कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर होते हैं। जो ऊपर वाला है वो इनवॉलेंट्री है, तो जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगा ना, तो ये इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। स्फिंक्टर मींस वॉल्व होता है, ये ओपन हो जाएगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, बट नीचे और ब्लड यहाँ जो आपका यूरिन है वो यहाँ तक आ जाएगा, बट इसके नीचे भी एक स्फिंक्टर होता है। तो ये जो नीचे वाला स्फिंक्टर है ब्लेडर में, ये स्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमको लगेगा कि ब्लेडर फिल हो गया, हमारे पास सिग्नल आ रहा है और फटाफट से जो है वो स्मूथ मसल उसकी कांटेक्ट होने लगती है, तो हमें प्रेशर पड़ता है, हमें लगता है कि अभी हमें यूरिन पास करना पड़ेगा, बट हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो वो इसी स्फिंक्टर की वजह से होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इनिशिएट्स the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter। तो स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती है ताकि वो खुल जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि रिलीज ऑफ यूरिन, मतलब जो मिक्सचुरेशन का प्रोसेस है वो हो जाता है, ठीक है। अब यूरिन कितना बनता है पर डे, तो अराउंड 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है ह्यूमन ऑन एन एवरेज, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर तक का हो सकता है। यूरिन का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है। येलो कलर क्यों होता है लाइट येलो कलर, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। अब ये क्या होता है, पिगमेंट का मतलब वो कलर दे रहा है, तो ये पिगमेंट कहाँ से आया, ये आता है बेसिकली आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है। तो अब हीमोग्लोबिन ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी बॉडी में बन गया तो हमेशा वही रहेगा, नहीं, वो टूटते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उनका एज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग वो टूटते रहते हैं और फिर से नए जनरेट होते रहते हैं। तो जैसे जैसे आपके हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, अब वो ब्रेक हो गया तो अब हमारे काम का नहीं है, उससे वेस्ट बन गया, तो वो जो वेस्ट है वो भी तो बॉडी से निकालना है। तो वो जो वेस्ट है वो पिगमेंट के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के साथ। तो वो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, तो उसका लाइट येलो कलर होता है, इसी की वजह से यूरिन का कलर हमारा लाइट येलो कलर का शो होता है, ठीक है। यूरिन जो है एसिड या बेस की बात करें तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच इसका 6.0 यानी 6 होता है। अब इसकी ऑर्डर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होती है, ठीक है, मतलब कि द यूरिन ऑन स्टैंडिंग गिव अ पंजेंट स्मेल, ठीक है। जैसे आप यूरिन पास आउट करते हो तो तब तब उसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है। बट धीरे धीरे अगर वो यूरिन वहीं पे पड़ा हुआ, जैसे कभी कभी होता है कि अगर हम फ्लश नहीं करते हैं तो यूरिन की थोड़ी देर बाद आप जाकर के देखोगे तो आपको यूरिन की अजीब सी स्मेल आती है, वो स्मेल आती है अमोनिया की वजह से। अब अमोनिया कहाँ से आया, आपने जब एक्सक्रीट किया यूरिन तो उसके अंदर क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि हम लोग क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, तो वो हम नहीं बना, हमारी बॉडी में अगर वो स्टोर हो गया तो हम मर जाएंगे तुरंत। तो इसीलिए यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो क्योंकि वो थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया, और उसके लिए पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अगर अमोनिया बन रहा है तो हमें पूरे टाइम पानी ही पानी पीना पड़ेगा, मतलब हर मिनट के अंदर पानी पीना पड़ेगा ताकि उसको एक्सक्रीट कर सके। तो ऐसे हम कर नहीं सकते, तो यूरिया बनता है और यूरिया ही यूरिन में पास होता है, ठीक है। लेकिन जब वो यूरिन बहुत देर तक वहीं पे स्टोर रहता है तो बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं उसके ऊपर, माइक्रोब्स आते हैं, तो उसकी वजह से जो यूरिया है वो आपका अमोनिया में कन्वर्ट करने लगता है वो, ठीक है। तो वो जैसे ही अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसका जो स्मेल है वो थोड़ा सा अजीब सा आता है। तो इट इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया, हेंस एल्केलाइन, तो ये एल्केलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए उसका स्मेल और ज्यादा खराब होने लगती है।
ठीक है। तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, तो इतना तो पता ही है कि अब डायरेक्ट तो यूरिया आप नहीं सॉरी एक्सक्रीट कर सकते हैं, तो मोस्टली तो उसमें वाटर ही होगा। फिर उसके अंदर 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे आपकी बाइकार्बोनेट्स हो गए, आपके आयंस हो गए, तो ये सब जो है हम एक्सक्रीट करते हैं। तो आपको दो चीजें मेनली याद रखनी है कि 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट करते हैं, और पर डे का जो हमारा यूरिया है जो हम बॉडी से निकाल रहे हैं वो 25 से 30 ग्राम ऑन एन एवरेज पर डे हम एक्सक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरिया इतना एक्सक्रीट होता है पर डे, और यूरिन इतना बनता है 1 to 1.5 लीटर। समझ में आया? अब हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब जो मेन काम है, जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो पढ़ लिया है, बट इसके अलावा और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी या नेफ्रॉन ही है जो जितना भी बॉडी का वेस्ट है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास और भी छोटे छोटे ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत और भी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, साथ में वाटर भी, ठीक है, थोड़ा बहुत वाटर भी निकलता है। लीवर है, वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। स्किन से भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं, इंटेस्टाइन से भी होते हैं, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हमेशा बात करेंगे तो किडनी ही आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भी हम एक्सक्रीट कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, तो किडनी के थ्रू ही कर रहे हैं, बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अदर अगर ऑर्गन्स की बात करें, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो लंग्स, लीवर, स्किन, इंटेस्टाइन। ठीक है, लंग क्या करते हैं? लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, तो ये भी वेस्ट है ना हमारे लिए काम की नहीं है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो CO2 रिमूव करेंगे 18 लीटर्स पर डे, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, थोड़ी थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकलती है उसके साथ साथ में। फिर उसके बाद लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, secretes bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Most of these substances ultimately pass out along with digestive wastage. मतलब इजेशन के टाइम में यहाँ पे हमारा इजेशन मतलब हमारे फिसिस में ये निकल जाता है। तो आपको पता होगा कि जो बाइल जूस सिक्रेट करता है लीवर, ठीक है, फिर वो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, और जैसे ही हम फूड खाते हैं और हमारा फूड जो है इंटेस्टाइन तक जाता है, तो जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है गॉल ब्लेडर से। तो बाइल जूस में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो नहीं होते हैं, लेकिन बाइल जूस हेल्प करता है फैट के ब्रेकडाउन में ना, फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप लाइव प्रोसेसेस की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन करके टॉपिक मिलेगा, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि बाइल जूस क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम्स जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ये बाइल जूस जो है इसमें सिर्फ फैट का मतलब फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल तो सबको पता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन क्या होता है? ये बेसिकली होते हैं हमारे जो आरबीसी है, जो ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड की सेल्स जो है जब टूट जाती है, जैसे आरबीसी, तो सबको पता है कि 120 डेज की एज है उसकी, मतलब 120 डेज के बाद न्यू न्यू आरबीसी बनती है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है पुरानी आरबीसी का। तो अब वो ब्रेक हो गई, वो खत्म हो गई है, तो अब उसको बॉडी से निकालना जरूरी है, वेस्ट हो गई हमारे लिए, उसको बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो उन्हीं से ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आता है। ठीक है, अगर ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो हमें पीलिया हो सकता है, मतलब जॉन्डिस होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है, तो ये स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में, वरना हमको जॉन्डिस हो जाएगा। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स है, तो ये जब बाइल जूस फैट का डाइजेशन कर लेगा, तो साथ साथ में जब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, ठीक है, वो सब आपका जो है वापस बॉडी से रिमूव होता है, तो उसके साथ साथ में बाइल ये जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है ये भी रिमूव हो जाता है, तो मतलब लीवर भी हेल्प कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में। ठीक है, फिर है सीबेसियस ग्लैंड्स, तो ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है। ये क्या एलिमिनेट करती है? कुछ सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, hydrocarbons, wax through sebum. This secretion provide a protective oily covering for the skin. तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है और साथ साथ में रिमूव भी कर रही है। तो आपने देखा होगा कि हमारी स्किन में ना ऑयल भी आता है, कभी कभी हम कुछ क्रीम वगैरह नहीं भी लगाते तब भी हमें ऑयली ऑयली फील होता है ना, तो वो जो ऑयल है वो ही सिबेशियस ग्लैंड्स की वजह से आ रहा है, तो वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट वहां से रिमूव हो रहा है, तो वो पूरा ऑयली कवरिंग होती है हमारे स्किन की। ठीक है, तो हमने समझ लिया है कि कौन कौन से और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल किडनी की, मतलब हीमोडायलाइजर की। अब ये क्या होता है? सो देखो,
ऐसा नहीं है कि जो किडनी का फंक्शन जो हो रहा है वो ऐसे ही हमेशा रहेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को इसकी डिजीज भी हो सकती है, कोई किडनी की डिजीज हो गई है आपको, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि उनकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती है, मतलब नेफ्रॉन अच्छे से काम नहीं करेंगे, और उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड से नहीं निकल पाएंगे, तो अच्छे से जो है यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट सारे नहीं आ पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होने लगेंगे, और लास्ट में फिर क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो आपके लिए एक तरीके से पॉइजन की तरह काम करेंगे और फिर आप मर जाओगे, राइट। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपके बॉडी से रिमूव तो करना पड़ेगा वेस्ट, तो अब किडनी तो आपका काम कर नहीं रही है तो वेस्ट रिमूव कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी यूज होती है। आर्टिफिशियल किडनी मतलब ब्लड आपका जो है बॉडी के बाहर फिल्टर करके फिर वापस बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है हीमोडायलाइजर के थ्रू होता है। तो आर्टिफिशियल किडनी मतलब क्या होगा कि किडनी आर्टिफिशियल नहीं लगाएंगे आपके अंदर, एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, तो उसको बोलते हैं हीमोडायलाइजिंग, हीमोडायलाइजिंग या हीमोडायलाइजर, ठीक है। is a machine that is used to filter the blood of a person whose kidneys are damaged। जिसकी किडनी डैमेज हो गई, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, दोनों ही किडनी काम नहीं कर रही है, तो फिर तो उनको आर्टिफिशियल किडनी पे आना ही पड़ेगा। चलो एक भी काम कर रही है तो समझ में आता है कि एक से काम चल सकता है, बट अगर दोनों ही नहीं कर रही है तो फिर हीमोडायलाइजर उनको करना ही पड़ेगा, एवरी वीक हो सकता है वो। The process is called hemodialysis. It may be defined as the separation of small molecules from large molecules colloids in a solution by interposing a semi-permeable membrane between the solution and water dialyzing solution. So basically होता क्या है कि इस तरीके की मेम्ब्रेन होती है, एक मशीन है फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से, और इसके अंदर इस तरीके की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे अंदर नेफ्रॉन में इस तरीके की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हेयर ट्यूब्यूल के पास से जाकर के वो फिल्टर होता है, तो ऐसे ही जब ब्लड इनके थ्रू इसके अंदर से पास करेगा तो इन ये जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे भी एक फिल्टर भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें आपके ग्लूकोज अमीनो एसिड्स वगैरह फिल्टर नहीं होंगे, मतलब जो लार्ज जो भी प्रोटीन है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो सब तो नहीं जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो भी वेस्ट वगैरह वो सारा इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ताकि अब किडनी तो क्या है कि खुद से काम कर रही है तो वापस से रीअब्सॉर्ब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होंगे, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायलाइसिस। ये डिफ्यूजन का काम करता है, बेसिकली डिफ्यूजन सबको पता होगा क्या होता है, स्मॉल स्मॉल जो मूवमेंट ऑफ क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मूवमेंट ऑफ आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपके जैसे फॉर एन एग्जांपल ये कोई सेल है और सेल के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स वो कम है और सेल के बाहर बहुत ज्यादा है। फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं कि सेल के बाहर जो है सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर सॉल्यूट बहुत कम है, तो ये सेल के अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऐसा मतलब कैसे होगा डायलाइजिंग में, क्योंकि ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा, और जो ये आपका यहाँ पे जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मतलब जो मॉलिक्यूल्स जिनको निकालना है वो डिफ्यूजन के थ्रू निकलेंगे, क्योंकि सॉल्यूट आपके ब्लड में ज्यादा है बट इस फ्लूइड में नहीं है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ निकलेंगे वो, ठीक है। कैसे होता है वो समझ लेते हैं और अच्छे से। देखो, रेडियल आर्टरी से आपका ब्लड निकाला जाएगा, फिर ये ब्लड को, अब ऐसा नहीं है कि ब्लड डायरेक्टली इस मशीन में डाल देंगे, नहीं, सबसे पहले उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं ताकि ब्लड, क्योंकि बॉडी से बाहर निकल रहा है तो अब उसके अंदर उसमें कोई बैक्टीरिया कुछ माइक्रोब्स वगैरह नहीं लग जाए, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे। अब एंटीकोगुलेंट क्या होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर पहले से जो है हिपेरिन प्रेजेंट होता है। हिपेरिन क्या करता है, मतलब बेसिकली जब ब्लड आपका बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका ब्लड क्लोट नहीं कर जाए, ठीक है। मतलब ब्लड, आपने देखा होगा कि जब भी हमें चोट लगती है तो बॉडी से जैसे ब्लड निकलने लगता है थोड़ी देर में वहां पे क्लोटिंग हो जाती है और ब्लड रुक जाता है ना, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, उन क्लोटिंग फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड क्लोट हो जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। बट आपने कभी ये सोचा है कि आपकी बॉडी के अंदर तो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, वहां पे क्यों नहीं क्लोट हो रहा, वहां पे तो पूरा वो फ्लो करता रहता है पूरे दिन, आपकी बॉडी में इधर से उधर सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन बॉडी से बाहर निकलते ही वो क्लोट करने लग जाता है, बॉडी से बाहर निकलते ही
वो जो है पूरा जम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर तो होते ही है, लेकिन साथ-साथ में हिपेरिन भी होता है। हिपेरिन क्या करता है? आपका एंटीकोगुलेंट होता है। मतलब वो बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा है ब्लड के साथ में कि ब्लड बॉडी के अंदर नहीं कोगुलेट हो जाए, मतलब वहाँ पे उसकी कोगुलेशन नहीं हो, क्लोटिंग नहीं हो। तो जब आपके क्लोटिंग फैक्टर है वो जब बॉडी में फ्लो कर रहे होते हैं, तब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और हिपेरिन आपका एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही आपको चोट लगती है, ब्लड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, बाहर निकलता है, तो उसी टाइम पे आपका क्लोटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब आपकी क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और हिपेरिन वहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है, ताकि वहाँ पे क्या होगा कि कोगुलेशन वो बन एंटी कोगुलेंट का काम ना करे, मतलब वो क्लोटिंग होने से रोके ना। तो इसीलिए जो आपकी क्लोटिंग फैक्टर्स है, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे, उनमें से एक आध क्लोटिंग फैक्टर क्या करता है कि उस हिपेरिन को इनएक्टिव कर देता है, ताकि हिपेरिन जो है क्लोटिंग को रोके ना। ठीक है? तो बॉडी से बाहर निकलते हिपेरिन इनएक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए जब भी ब्लड बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर एंटी कोगुलेंट मिलाएंगे। ठीक है? आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, मतलब जैसे हिपेरिन तो बॉडी के अंदर काम कर ही रहा है, लेकिन ब्लड को आपने बाहर निकाल दिया बॉडी से, तो वहाँ पे क्लोटिंग ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट मिलाएंगे ताकि ब्लड क्लोट ना हो सके। ठीक है? क्योंकि हमें वापस ब्लड डालना तो है ना बॉडी के अंदर, पूरा ब्लड निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है? तो अब ब्लड आपने निकाल लिया, एंटीकोगुलेंट भी डाल दिया, 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा भी कर लिया। अब ये ब्लड आपका आगे जाएगा इस हीमोडायलाइजिंग मशीन के अंदर। अब इसमें लाइंस आपको दिख रही होगी, ये इस तरीके से होती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है? ट्यूब लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर से पूरा ब्लड जो है निकलता है और इनके बीच में यहाँ पे पूरा एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है? तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल के उस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। अब उस फ्लूइड के अंदर जैसे ही आ जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं है कि वो एक बार में डायलाइजिंग, एक बार में जो ब्लड फिल्टर हो रहा है पूरे बॉडी से जो ब्लड निकल के आ रहा है, तो उसी डायलाइजिंग फ्लूइड से ही फिल्टर हो जाएगा, नहीं। जैसे जैसे डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उस डायलाइजिंग फ्लूइड को वापस बाहर निकाला जाएगा और नया डायलाइजिंग फ्लूइड उसके अंदर डालते जाएंगे। ठीक है? तो एक साइड से फ्रेश, ये देखो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाला जा रहा है। ठीक है? ये यहाँ से डाला जा रहा है, उसका टेम्परेचर वगैरह सब सेट करके रखते हैं और डाल रहे हो। दूसरी तरफ से यूज जो है, जो यूज हो गया है वो वापस देखो निकल के यहाँ आ रहा है, यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो जो वेस्ट के साथ है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और जो फ्रेश है वो यहाँ से निकल के अंदर जा रहा है, ताकि और ब्लड जो आगे से आ रहा है वो ब्लड को फिल्टर कर सके। ठीक है? तो ये सब यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा तो इस मशीन से निकल के वापस वेन के थ्रू उसको अंदर डाल देंगे, बॉडी में डाल देंगे। ठीक है? अब ऐसा नहीं, अब ऐसे कैसे नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया था, तो ये ब्लड नहीं डाल सकते हम अपनी बॉडी में। ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस के साथ नहीं डाल सकते, बॉडी टेम्परेचर पर ला करके उसको ब्लड में वापस बॉडी में डाला जाता है। और साथ साथ में जो आपने एंटीकोगुलेंट मिलाया था, तो उस वो अब नहीं डाल सकते, वहां पे हम फिर से ऐड करेंगे एंटी हिपेरिन। ठीक है? एंटी हिपेरिन ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो है वो कोगुलेट ना कर जाए, क्योंकि हमने बॉडी से बाहर निकाला था, इसीलिए हम उसकी क्लोटिंग रोकने के लिए हमने एंटीकोगुलेंट डाला था, लेकिन बॉडी के पास अपना खुद से है ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट, तो बॉडी के अंदर फिर से उसके साथ नहीं डाल सकते, आर्टिफिशियल के साथ, नहीं तो वो वहां पे भी क्लोटिंग कर देगा। तो इसीलिए उसको रिमूव करने के लिए एंटी हिपेरिन डाल देते हैं, ताकि अंदर जाकर के कोगुलेशन का काम ना कर सके। ठीक है? तो ये सब कुछ करके पूरा प्रोसेस होता है। ओके? तो अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ के समझ लेते हैं। हेमोडायलाइजर इज अ cellophane ट्यूब सस्पेंडेड इन अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन एज द नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा, एक्सेप्ट दैट नो यूरिया इज प्रेजेंट, क्योंकि यूरिया तो ब्लड से आएगा। ठीक है? ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पम्प्ड फ्रॉम वन ऑफ द आर्टरीज इनटू द cellophane ट्यूब आफ्टर कूलिंग इट टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड मिक्सिंग विद एन एंटीकोगुलेंट यानी कि हिपेरिन, यानी कि हम वहाँ पे एंटीकोगुलेंट, जो हमारा बॉडी का नेचुरल हिपेरिन है वो तो है ही, लेकिन वो बाहर आते ही इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसीलिए हम वहाँ पे अलग से आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं। ठीक है? इंजेक्ट कर देते हैं उस ब्लड में। अब देखो ये याद रखना है कि आर्टरी से ब्लड निकाल रहे हैं और फिल्टर करके वेन में डालेंगे। तो ये किडनी में भी सेम हो रहा था, किडनी में भी आर्टरीज यानी कि जो आर्ट्रियोल है वो ब्लड फिल्टर करने के लिए लेके आ रही है, और जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा, जब यूरिन पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद ब्लड दोबारा जब जाएगा तो वेन के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है? द ब्लड दस प्योरिफाइड इज वार्म टू बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो पहले तो कूल कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जब जैसे ही प्योरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद उसको वार्म करेंगे, बॉडी टेम्परेचर तक लेकर के आएंगे। चेक टू इंश्योर दैट इट इज आइसोटोनिक
टू द पेशेंट्स ब्लड। आइसोटोनिक मीन्स जो भी आपका वेस्ट वगैरह वो निकल गया, नॉर्मल ब्लड की तरह है, क्लीन हो गया है। एंड मिक्स्ड विद एन एंटी हिपेरिन, मैंने बोला था ना, क्योंकि आपने एंटी कोगुलेंट मिलाया है, तो अगर आपको उसी के साथ ब्लड वापस वेन में डाल दोगे तो अंदर बॉडी के अंदर उसकी क्लोटिंग हो जाएगी, तो हमें बॉडी में क्लोटिंग नहीं करानी है, इसलिए हम एंटी हिपेरिन मिला रहे हैं टू रिस्टोर इट्स नॉर्मल क्लोटिंग पावर। ठीक है, ताकि वो उसका जो बॉडी का नेचुरल जो पावर है, क्लोटिंग पावर, वो वापस से नॉर्मल हो जाए। इट इज देन पम्प्ड इनटू अ वेन ऑफ द पेशेंट। अब आपको यहाँ पे पढ़ने में ना कितना सिंपल लग रहा है, बट ये बहुत ऐसा प्रोसेस है कि पेशेंट को ना बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, और एवरी वीक इसको करवाना पड़ता है। तो आपको हीमोडायलाइजिंग समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, तो उसमें आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, ये सब पढ़ लिया है कि होता क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। साथ साथ में हमने आर्टिफिशियल किडनी के बारे में भी पढ़ लिया है, और उसके अलावा हमने साथ में कुछ एक्सक्रीटरी अदर ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में, एसेसरी ऑर्गन्स, वो भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और समझ में आ गया होगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है ना, उस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो हमने एनिमल्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है, अब हम प्लांट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में। ठीक है, उनका न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, तो ये सब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अभी जो है पूरा एनिमल्स के बारे में कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है, रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, हमने एक्सक्रीशन भी देख लिया है। तो ये सारा ऑलमोस्ट एनिमल्स के बारे में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट बना ली है मैंने लाइफ प्रोसेसेस नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको अच्छे से सब कुछ नोट्स के साथ मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स है, तो आप ये जो मैंने नोट्स डाले हैं ये नोट्स बना सकते हो। ये नीट वालों के लिए भी है, और जो 10th में पढ़ रहे, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो कोचिंग्स में है उनके लिए भी नोट्स जो है पूरा इसमें प्रॉपरली है। जो ओलंपियाड्स दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये नोट्स सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, तो उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाइएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाली हूँ प्लांट के बारे में। उससे पहले बीच में मैं क्वीज लेके आ रही हूँ। ठीक है, जो आप अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में जितना भी पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड, उसी की क्वीज आएगी। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब हमको अच्छे से याद हुआ है या नहीं, और क्वीज जो है उसमें एमसीक्यूज होंगे तो वो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।